हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फसल उत्पादन से रिलेटेड, कैसे हम अच्छी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए। फिर वहाँ पर सिंचाई, उनके अंदर खाद और उर्वरक का उपयोग और अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं हमारी फसलों के, वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हम फसलों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनकी सुरक्षा करेंगे खेत में और कटाई होने के बाद, तो वो आज हम करेंगे। फसल सुरक्षा प्रबंधन मतलब फसल की सुरक्षा को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हमारी फसलों को ख़राब होने से बचाया जाए। तो रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण है। तो उसको बचाने के लिए हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। कीट व पीड़कनाशी फसल को वृद्धि के समय यूज किया जाता है। अनाज का भंडारण है उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीड़कनाशी, किस किस तरह के पेस्ट कंट्रोल होते हैं जब फसलें हमारी खेत में ग्रो कर रही होती हैं। तो जीव जो फसल को ख़राब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, पीड़क कहलाते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। पहला खरपतवार, वीड्स। फसल के साथ साथ कुछ छोटे छोटे अवांछनीय जो हमें नहीं चाहिए वो पौधे उग जाते हैं। तो अब उन पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए, जो हमारे खेत में फसल लगी हुई है उन्हें भी पोषक तत्व चाहिए। तो वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो हमें ये खरपतवार निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे जैंथियम, पार्थेनियम, तो ये खरपतवार होते हैं। सेकंड, कीट, इंसेक्ट्स। कीट भिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जड़, तना, पत्तियों को काट देते हैं, उनको खराब करने लग जाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के कोशा रस को वो चूसते रहते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। रोगाणु, पैथोजेंस। कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। ये मिट्टी, हवा और पानी के द्वारा फसलों में पहुंचते हैं। अब ये था हमारा जब फसलें खेत में हैं। अब जब हम फसलों की कटाई कर लेते हैं, उनको स्टोर करते हैं, तो कैसे ध्यान रखा जाए कि हमारा अनाज अच्छे से सुरक्षित रहे, वो ख़राब ना हो। हम अपने घरों में भी देखते हैं, रसोई में हम दालें रखते हैं अलग प्रकार की, गेहूँ रखते हैं, चावल रखते हैं, उनमें छोटे छोटे कीट हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम, कोई उसमें नमक डाल रहा है, कोई उसके अंदर कुछ टैबलेट्स ला के डाल देता है, कोई उसमें हल्दी की गांठें डाल देता है। तो ये सब भी क्या है, भंडारण है उन कीटों से बचने के लिए। तो अनाज का भंडारण किया जाता है पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए। अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है। जैसे कुछ कारक जैविक होते हैं, जिसमें कीट, चिड़िया, चींचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस ये पनपने शुरू हो जाते हैं और जो हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। कुछ अजैविक कारक होते हैं, जैसे बारिश के मौसम में नमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तापमान होने से, बहुत कम सर्दियों के समय अगर वहाँ अनियमितता है, कभी ठंड कभी गर्मी, तो उससे भी हमारी फसलें, हमारा अनाज खराब हो जाता है। तो ये कारक फसल की गुणवत्ता और भारत में कमी, रंग में परिवर्तन, अंकुरण के निम्न क्षमता के कारक हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने से मनुष्यों पर भी दुष्प्रभाव हो सकता है। ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं। जो हम अनाज, फल और सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती हमें करनी चाहिए, जिसमें ना के बराबर कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमें जो हरी खाद होती है, जो पशुओं से खाद बनती है, वो हमें प्रयोग करनी चाहिए, ताकि वो किसी भी प्रकार के जीव को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो भंडार गृह तक पहुँचाने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने का विभिन्न उपाय होते हैं, जिनका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे सबसे पहले है सुखाना। जब हमें कोई भी नई फसल मिलती है तो हमें उसे पूरी तरह से सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। अगर गीली फसल को आप स्टोर करके रख देंगे, टैंक्स के अंदर डाल देंगे, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। छत, दीवार, फर्श में कहीं किसी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए, उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। धूमक, फ्यूमिगेशन। गोदाम और भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी और कीटनाशी का प्रयोग करना है वो आवश्यक होता है, वो हमें प्रयोग करनी चाहिए। भंडारण उपकरण, जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, वो हमें अच्छे प्रयोग में लाने चाहिए। तो वो उपकरण जैसे पूसाधानी, पूसा कोठार, पंत कुठला आदि उपकरण, हमें कुछ संरचनाएँ उनकी तरह संरचनाएँ उनकी अपनानी चाहिए। साफ़ और सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि उनमें वायु, नमी का प्रभाव ना हो और बाहर के वातावरण का कोई उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो ये अभी तक था हमारा फसलों से रिलेटेड। अब
हमें भोजन या हमें खाने की चीज़ें दूध से भी मिलती हैं, या अलग अलग प्रकार के पशुओं से हम खाना ग्रहण करते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। तो उसके लिए हम अब पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहा जाता है। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार और रोग नियंत्रण से संबंधित है। पशुपालन के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पशु कृषि, कैटल फार्मिंग। तो पशु कृषि हम करते हैं दूध प्राप्त करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, यातायात में बैलों का प्रयोग किया जाता है। अब पशु कृषि के अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स होती हैं। कुछ गाय रखते हैं, कुछ भैंस रखते हैं। तो काउज और बफेलोज, इनमें बाउस इंडिकस और बॉस बोबेलिस ये साइंटिफिक नेम होते हैं। तो यहाँ से दूध देने वाली जो मादा होती हैं वो इनमें सम्मिलित होती हैं, जैसे मादा पशु होते हैं। हल चलाने वाले जानवर होते हैं। ये जानवर जो दूध नहीं देते, कृषि में कार्य करते हैं, हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना। दुग्ध श्रवण काल, लैक्टेशन जो पीरियड होता है, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच का जो समय होता है वो दुग्ध उत्पादन काल होता है। तो ये सब पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हुए पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है सफाई। पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार और छायादार स्थान होना चाहिए। उनकी चमड़ी की लगातार कंघी ब्रशिंग करनी चाहिए। पानी इकट्ठा ना हो तो उसके लिए ढलान, और जो उनका पशु आश्रय होता है वहाँ पर अच्छे से ढलान होना चाहिए। भोजन, भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होने चाहिए। गाढ़ा प्रोटीन देना चाहिए उन्हें ताकि दुग्ध उत्पादन अच्छा हो। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन और खनिज होने चाहिए। अब अगर पशुओं को कोई बीमारी हो जाती है तो उससे भी हमें उन्हें बचाना चाहिए। पशुओं की मृत्यु हो सकती है, दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। बीमार हो जाएं तो दूध कम देना शुरू कर देते हैं पशु। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाना खाता है तो ठीक ढंग से वो बैठता है, उठता है। उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पशु के बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं पशुओं में। जो ये परजीवी होते हैं वो उनको त्वचा रोग देते हैं, अंदर जाते हैं, आंतों को खराब करना शुरू कर देते हैं, यकृत, आमाशय पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस से हम इनको बचा सकते हैं। अब है हमारा मुर्गी पालन। सेकंड पॉइंट, पोल्ट्री फार्मिंग। अंडे और जो कुक्कुट मांस के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। ये दोनों ही हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये दो तरह की मुर्गी होती हैं। फर्स्ट है ब्रॉयलर्स। जब ब्रॉयलर्स चूज़ों को मांस के लिए पाला जाता है तो उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड है लेयर। जब कुक्कुट जो अंडों के लिए पाला जाता है उसे लेयर्स कहा जाता है। ये जन्म के 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं तो इनके फलस्वरूप ये अंडे देने शुरू कर देते हैं। मुर्गी पालन में जो हमें ध्यान रखना होता है, चूज़ों की संख्या अधिक होनी चाहिए और किस्म अच्छी होनी चाहिए। ऐसे हमें प्रयोग करने चाहिए जो कम खर्च में उनका रख रखाव आसानी से हो पाए। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूज़ों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु प्रयोग करने चाहिए। गर्मी अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए ताकि वो गर्मी को सहन कर पाएँ। उच्च तापमान को सहने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसी किस्मों के मुर्गियाँ हमें रखनी चाहिए जिससे हम कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पादन से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकें। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं असील लेगहॉर्न। ये वैरायटीज़ होती हैं इनके साइंटिफिक नेम्स हैं ये। अब नेक्स्ट हम करेंगे मछली उत्पादन। हमारे भोजन में प्रोटीन का मछली मुख्य स्रोत। जो नॉन वेज खाते हैं वो मछलियों का उपयोग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनसे मिलते हैं। मछली उत्पादन 2 प्रकार का होता है। एक पंख युक्त मछलियाँ होती हैं, सेकंड क्वचीय मछलियाँ होती हैं। फिश होती हैं, उनमें पंख होते हैं जो थोड़ा फ्लाई भी कर सकते हैं। सेकंड क्वचीय मछलियाँ होती हैं जिनमें फेंस कम हो जाते हैं, पंख कम हो जाते हैं और उनकी त्वचा बाहर से बहुत कठोर होती है। तो पंख युक्त ये आपके चित्र में अलग अलग ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, अलग अलग नेम हैं इन फिशेज के, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। फर्स्ट रोहू, ग्रास कार्प, मृगाल, कॉमन कार्प। तो फर्स्ट है हमारी पंख युक्त मछलियाँ। स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प का संवर्धन किया जाता है, इनको पाला जाता है। ये स्वच्छ पानी के अंदर होती हैं। सेकंड क्वचीय मछलियाँ जिनकी ऊपर का शरीर बहुत कठोर होता है, जैसे प्रॉन, मोलस्क। मछलियों को पकड़ने के विभिन्न तरीकों के आधार पर मछलियाँ प्राप्त करने के 2 प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे नहरों में, तालाबों में मछलियाँ होती हैं।
सेकंड, जल संवर्धन, स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन, ये समुद्री पानी के अंदर होती हैं। समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करते हैं। यह मछुआरे हम देखते हैं पिक्चर्स के अंदर दिखाई देते हैं, समुद्र में मछुआरे जाते हैं, वहाँ से अलग अलग प्रकार की मछलियाँ लेके आते हैं। ये समुद्र तथा लैगून में किया जाता है मछली पालन। कम खर्च करके अधिक मात्रा में अच्छी मछलियों का जल में संवर्धन कर लिया जाता है, मतलब उनकी कल्चर की जाती है, उनको पाला जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। तो इसे हम मैरी कल्चर बोलते हैं। मेराइन वाटर से निकला है ये वर्ड मैरी, जो समुद्री पानी होता है, समुद्री संवर्धन हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमारी दो तरह की फिशिंग हो सकती है। पहला है समुद्री मत्स्यिकी। इसके अंतर्गत मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जल भराव में किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो समुद्री मछलियाँ हैं, प्रॉम्फ्रेट, मैकर्स नेम है ये, टूना, सरजाइन, बोबोडाक, ये सब हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मीन्स जिनसे हमें आर्थिक लाभ हो, जो हमारे इनकम का सोर्स हो, तो वहाँ पर मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जा सकता है। इनमें से जैसे मुलेट, भेटकी, प्लेसपोर्ट, पंख युक्त मछलियाँ होती हैं, कुछ कवचीय मछलियाँ होती हैं, झींगा मछली बोला जाता है, प्रॉन, ऑयस्टर्स। तो सैटेलाइट तथा ध्वनिरित से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। सैटेलाइट के थ्रू या उनकी जो प्रतिध्वनि होती है, हम वेव्स छोड़ते हैं और वो कितनी जल्दी प्रतिध्वनि के रूप में आई है, मतलब वापस वो आई है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक मछलियों का समूह है, तो वहाँ से फिर हम अपना आखेटक कर सकते हैं। सेकंड है अंतस्थली मत्स्यिकी। मछली संवर्धन ताजे जल में होता है ये, जैसे तालाब, नदियाँ, नाले और जल भराव स्थल पर। नेक्स्ट है मिश्रित मछली, जहाँ दोनों तरह की मछलियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है मिश्रित मछली संवर्धन। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। तो इसका चयन हम इस प्रकार करते हैं कि कुछ मछलियाँ पानी की तली में रहती हैं, कुछ बीच में रहती हैं, कुछ ऊपर तैरती रहती हैं। तो जिससे जो भोजन डाला जाता है वो सभी मछलियों को इक्वल अमाउंट में मिलता रहे। आहार इनका अलग अलग होता है। जैसे जो कटला फिश होती हैं, ये जल की सतह से भोजन लेती हैं। रोहू मध्य अक्षेत्र से भोजन लेती हैं। मृगाल, कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। तो इससे एक ही समय में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हमें मिल जाती हैं। एक ही समय में उनका ध्यान रखा जा सकता है और पैदावार जो होती है वो हमें ज़्यादा होती है। समस्याएं यहाँ क्या हो सकती हैं? कुछ मछलियाँ इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियाँ तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पाती। तो इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे मधुमक्खी पालन। यह वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा व संभाला जाता है। इनकी देखभाल की जाती है ताकि हमें ज़्यादा मात्रा में शहद और मोम इनसे प्राप्त हो सके। तो अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो साथ साथ फसलें लगाते रहते हैं और मधुमक्खी पालन भी कर लेते हैं। तो इनके लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज़ एपियरी। एपियरी यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से रख दिए जाते हैं और इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्रित हो जाता है। कुछ भारतीय मधुमक्खियां हैं, उनके प्रकार हैं जैसे एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी, एपिस डोर्स्टा सेल मधुमक्खी जिसे कहते हैं, एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खियां होती हैं। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं साइंटिफिक नेम, जिसमें पहले वाला जो नाम है और दूसरे वाला नाम है, इनके बीच में गैप होता है। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं जीनस और सेकंड वाले को बोला जाता है स्पीसीज। तो इस मधुमक्खी के निम्न इनके लाभ होते हैं। ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता होती है इनके अंदर, जो यूरोपियन मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रजनन क्षमता जल्दी होती है इनकी और ये कम डंक मारती हैं, मतलब इंसानों को ये कम नुकसान करती हैं और ये लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती हैं। अब इनसे जो शहद हमें मिलता है यह एक गाढ़ा और मीठा तरल पदार्थ होता है। औषधीय उपयोग में हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, शर्करा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है शहद, और इसके अंदर ऊर्जा होती है, ताकत होती है, तो हम ताकत के लिए भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। अब है चरागा, पास्चुरेज। मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करते हैं उसे मधुमक्खी का चरागा कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मरकंद और पराग एकत्रित करती रहती है। मधुमक्खियाँ हम देखते हैं जहाँ पुष्प होते हैं वहाँ पर जाकर उन पर भिनभिनाती रहती हैं
तो उनसे मरकंद लेती हैं, पराग एकत्रित करती हैं। तो चरागाह के पुष्पों की किस्में शहद से स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार के पुष्पों पर जाकर वो बैठ रही हैं, कैसा मरकंद वहाँ से वो ले रही हैं जिससे शहद बन रहा है। तो उनका स्वाद और गुणवत्ता पुष्पों पे डिपेंड करती हैं। जैसे कश्मीर का जो बादाम शहद है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये था हमारा फसल उत्पादन में सुधार से रिलेटेड। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो पढ़ते रहिए, बार बार सुनते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।